हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सी की। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लॉ ऑफ सी का मतलब क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि लॉ ऑफ नेशन होता है या इंटरनेशनल लॉ होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड लॉ? लॉ मीन्स एनीथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड गवर्निंग बॉडीज दैट गवर्न्स द पार्टिकुलर एक्ट। लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिहेवियर और एक्ट को रेगुलेट करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कंट्री का, नेशन का अपना लॉ होता है और इंटरनेशनल लेवल पे मोर देन वन कंट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ होता है। उसी तरह अगर सीज़ पे, मतलब अपार्ट फ्रॉम अ लैंड, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है देन लॉ ऑफ सी विल प्रिवेल। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ सी मीन्स। लॉ ऑफ सी का मतलब है एक ऐसा लॉ जो सी की शोर्स पे होने वाले ऑफेंसेस को रेगुलेट करे। चलिए फ्रेंड्स, आई होप लॉ ऑफ सी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ सी। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट जोन्स और इसके डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ द कॉन्फ्रेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन मतलब हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि ये लॉ ऑफ सी बना कैसे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ 3 कॉन्फ्रेंसेस रखनी पड़ी जिसके बाद ये लॉ ऑफ सी बनकर हमारे सामने आया। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई 1958 में, जो कि जनेवा में हुई, और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि टेरिटोरियल सी की लिमिट्स पे और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कंटेजियस जोन में, हाई सी और फिशिंग राइट्स पे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों पे कन्वेंशंस बनाई गई। कन्वेंशंस का मतलब तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि इट इज़ एग्रीमेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट लेक्चर से ही हमें ये पता लगता है कि ये पूरा का पूरा लॉ एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, ऑल दीज मीन्स एग्रीमेंट्स। जैसे कि ये पेक्टा सट सर्वेंडा के ऊपर बेस्ड है, इट मीन्स कि ये सारा लॉ कंसेंट और एग्रीमेंट्स के ऊपर ही निर्भर है और बेस्ड है। इसमें जो भी लॉ बनेगा थ्रू एग्रीमेंट्स बनेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे कन्वेंशंस लिखी हुई हैं। नाउ, अब ये सारे डिस्कशन के बाद बहुत सारी जोन्स तो बना ली गई, लेकिन एक इशू अभी भी अनडिसाइडेड रह गया। दैट वाज ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी। मतलब टेरिटोरियल सी की लिमिट्स तो हमने तय कर दी, उसको एक जोन का नाम तो दे दिया, लेकिन उसकी ब्रेथ कितनी रहेगी ये अभी भी अनडिसाइडेड था। देन कम्स, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सेकेंड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी गई। दैट वाज इन 1960। 1960 की जो कॉन्फ्रेंस हुई ये भी सेम ही प्लेस पर हुई और इसमें ब्रेथ का इशू डिस्कस हुआ, लेकिन फिर से इसमें कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुई, और जितनी प्रेजेंट हुई उनके डिफरेंट ओपिनियन सामने आए। कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट ओपिनियंस के चलते एक एग्रीमेंट का बनाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। देन जिसके लिए हमें जाना पड़ा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ 1967। 1967 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माल्टा, जो कि अर्विड पार्डो थे, उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक कमेटी की रिपोर्ट सामने पेश की और बोला कि हमारे अकॉर्डिंग एक सी बेड हम मिनिमम लिमिट रखेंगे। मतलब जो बेस लाइन रहेगी, हमने ब्रेथ का जो इशू डिस्कस करना है वो बेस लाइन से करेंगे। दैट विल बी अ सी बेड। सी बेड मतलब सबसे ज़्यादा डीप, इन डेप्थ और सबसे ज़्यादा नीचे का पोर्शन जो सी का होगा, वो उसमें से हम एक लिमिट सी बेड डिसाइड करेंगे और वहीं से हम हर ब्रेथ को, हर एक लिमिट्स की ब्रेथ को कंक्लूड करेंगे। इस चीज़ को पास होते होते 12 सेशंस लग गए और 12 सेशंस इस कॉन्फ्रेंस में होने के बाद में इस मुद्दे को सॉल्व आउट किया गया और फाइनली ब्रेथ का जो टॉपिक था वो सॉल्व हुआ और कंक्लूजन ये आई कि फाइनली अब सी बेड ही इसका मेन लिमिट रहेगी, जहाँ से हम हर चीज़ की ब्रेथ को कंक्लूड करेंगे। फ्रेंड, दिस वॉज अ लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड। चलिए अब चलते हैं जोन्स की तरफ। देयर आर 5 जोन्स इन लॉ ऑफ सी। सबसे पहला टेरिटोरियल, देन कंटेजियस, देन कॉन्टिनेंटल, हाई सीज, देन इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं मेक श्योर कि ये डायग्राम तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी छोड़कर मत आइएगा। इस डायग्राम के बेसिस पे यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स और इस डायग्राम के बेस पे आप बहुत सारे डेटा को भी फ्रेम कर सकते हैं। और इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक बेस लाइन डिसाइड हुई थी, तो लैंड के कुछ एरिया के आगे तक क्या हो गया, बेस लाइन को डिसाइड कर दिया गया और वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक टेरिटोरियल सी की लिमिट्स तय कर दी गई और टेरिटोरियल सी से फर्दर 12 नॉटिकल्स तक कंटेजियस जोन डिसाइड की गई। मतलब कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल्स और टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल्स। ये ऐसे डिसाइड हुआ कंटेजियस जोन। अब बात करते हैं
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है दैट वाज अ 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसे 200 नॉटिकल माइल्स से डिसाइड किया गया बेस लाइन से, ठीक है जी। सो 200 नॉटिकल माइल्स की जो लंबाई थी वो तय करी गई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। देन कम्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब टेरिटोरियल सी, अब जो इकोनॉमिक जोन थी वो तो बेस लाइन से कैलकुलेट हो रही थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है दैट वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम कंटेजियस जोन इटसेल्फ। कंटेजियस जोन से लेके फर्दर 200 माइल्स तक का जो एरिया था वो फर्दर डिसाइड किया गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। And then comes to high sea. High sea was the area beyond continental shelf and exclusive economic zone. So you can say कि इसके बाद जो फ्री एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा फर्दरेंस पे और ओपन एरिया था जो कि किसी भी टेरिटोरियो में और किसी भी कैलकुलेटिव नॉटिकल्स में कंक्लूड नहीं कर रहा था, दैट वाज अ हाई सी। और हाई सी पे देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉवरेन बॉडी, उस पर सभी का इक्वल कंट्रोल था, लेकिन पर्सन का राइट फॉल करेगा जो इनोसेंट होगा। इट मीन्स नॉट फॉर द क्रिमिनल और अ पायरेसी अटैक्स और अ टेररिज्म एक्टिविटीज़। मतलब इफ़ यू आर इनोसेंट ओनली देन यू हैव अ राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इस जो हमने जोन्स की बात की इनकी एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। तो टेरिटोरियल सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लैंड से बिल्कुल पहली जोन पड़ती है और लैंड से जो सी स्टार्ट होता है उससे पहले जो वेट एरिया होता है लैंड का दैट इज़ नोन एज कोस्टल एरिया। सो उस वेट सॉइल से जो बिल्कुल एडजेसेंट सी स्टार्ट होता है दैट इज़ अ टेरिटोरियल सी। इसकी चर्चा आर्टिकल 297 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है और आर्टिकल 3 ऑफ सी कन्वेंशन में इसकी लिमिट्स 12 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। और कहाँ से कैलकुलेट की है ये? फ्रॉम बेस लाइन, जो हमने थर्ड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था। अर्लियर तो इसकी 3 माइल्स रखी गई थी, लेकिन जब इसका बेस लाइन का मुद्दा सॉल्व हो गया तब इसे 12 नॉटिकल माइल्स तक कंक्लूड कर दिया गया। और यहाँ तक हर कंट्री का, जो भी कंट्री का लैंड वहाँ पे एडजेसेंट लग रहा है उस कंट्री का सॉवरेनिटी उस एरिया टेरिटोरियल वाटर्स तक फॉल करती है और दे हैव अ राइट टू यूज़ दैट एरिया फॉर नेविगेशन, फिशरीज और एनीथिंग एल्स। सो दिस वॉज बीन अपहेल्ड इन यूके वर्सेस नॉर्वे ऑल्सो। नॉर्वे वाले केस में भी ऐसा एक मुकदमा सामने आया था जिसमें ये बात हुई थी कि एक एरिया ने, एक कंट्री ने अपना राइट एक्सरसाइज किया था अपने 12 नॉटिकल माइल्स तक। सो कोर्ट हेल्ड इट एज अ गुड डिसीजन। देन कम्स कंटेजियस जोन। सो फ्रेंड्स, कंटेजियस जोन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 33 इस चीज़ की बात कर रहा है। सो इसकी लिमिट्स कितनी तय की गई? 24 नॉटिकल्स फ्रॉम बेस लाइन बट 12 नॉटिकल्स फ्रॉम टेरिटोरियल सी। मतलब टेरिटोरियल सी से तो 12 नॉटिकल्स, लेकिन बेस लाइन से 24 नॉटिकल्स। मतलब देन कमिंग टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आर्टिकल 6 जो है ये बात कर रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। सो बेसिकली दिस शोज दैट 200 मीटर्स की जो दूरी है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की होगी और इट विल बी लो इन वाटर लाइन और ये इन डेप्थ होगी। देन कमिंग टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सो दिस इज़ ऑल्सो अ 200 नॉटिकल माइल्स बट ये चीज़ थोड़ी सी अबव होगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो दिस इज़ हैविंग अ सेम एरिया बट इसकी जो प्रोविजन है इट इज़ मैंशनड अंडर सेक्शन 7 ऑफ मैरीटाइम जोन्स एक्ट। मतलब इसकी जो लीगल रिकग्निशन है ये मैरीटाइम जोन्स एक्ट में आपको देखने को मिल सकती है। देन नाउ टॉक अबाउट हाई सीज। सो फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेस्टिंग टू। सो हाई सीज का मतलब है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स ओपन एरिया, ओपन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इनोसेंट। सो दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली नोन एज मेयर लिब्रियम। सो फ्रेंड्स, मेयर लिब्रियम का मतलब है टू एक्सरसाइज अ लिबरलाइजेशन, मतलब टू इन्जॉय योर फ्रीडम। बट इफ़ यू आर अ क्रिमिनल इंटेंट, इफ़ यू आर अ रॉन्ग डूअर, देन इज इट फिजिबल टू गिव यू अ राइट? ऑब्वियसली नो। सो जब भी आप कोई क्रिमिनल इंटेंट या टेररिज्म इंटेंट के साथ आ रहे हैं तो आपको राइट के नाम पे उस चीज़ को एक्सरसाइज करने देना इट्स अ रॉन्ग थिंग। सो इसीलिए मेयर लिब्रियम एक ऐसी मैगजीम है जो सबको हाई सी को असेस करने का राइट देती है, लेकिन ओनली जो सस्पिशियस एक्ट नहीं करते या लॉ के वेरिएशंस के साथ में फॉल करते हैं और लॉ का वॉयलेशन नहीं करते। सो एनीवन हु इज़ अ जेन्युइन पर्सन एंड अ बोनाफाइड पासर, इनोसेंट पासर इज़ अलाउड to exercise this right of mere librium. ये principle was given by Grotius in 1609. So friends, this was all about high C and this high C is basically based on doctrine of innocent passage। जिस right की हमने अभी बात करी वो right basically innocent passage की doctrine के ऊपर सेटअप है। आर्टिकल 19 जो है ये बात करता है innocent passage की। So देखते हैं what does it mean। आर्टिकल 18 gives the meaning of आर्टिकल
19 कंटेंट, आर्टिकल 18 इनोसेंट और पासेज का मतलब बताता है, और 19 ये राइट हमें देता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट जो पर्सन बोनाफाइड है, जेन्युइन है, वो हाई सी को असेस करने के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। सो दैट वाज अबाउट इनोसेंट पासेज. So there is one important case, that is PP versus Nargon Supervit. In this case it was held that कि एक पर्सन था, ही वॉज अ मलेशियन पर्सन, और वो अपने मलेशिया की लॉ को वॉयलेट करके पासर बाय कर रहा था। सो उस पर्सन का ये जो मेयर लिब्रियम राइट था ये फॉल नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुद एक सस्पिशियस एक्ट करके आ रहा था और सस्पिशियस पर्सन था। ही वॉज नॉट अ जेन्युइन एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो अपने ही कंट्री का लॉ वॉयलेट कर रहा है। तो ऑन द अकाउंट ऑफ हिज वॉयलेशन ऑफ हिज ओन नेशंस लॉ उसे इस राइट से डिप्राइव कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सी। आई होप लॉ ऑफ सी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ आया, देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ डिक्शन।